कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनान में राष्ट्रवाद। यूनान को कौन नहीं जानता है। यूरोप का एक ऐसा देश जो विश्व को एक ऊंचे स्थान पर पहुंचाया, विश्व को एक नया दिशा दिया, और उस देश में जो राष्ट्रवाद हुआ वह देख जानेंगे किसका वो गुलाम था। बहुत सारे क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे। ये जो है इतिहास का पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद के अंतर्गत है। यूनान में राष्ट्रवाद, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यूनान एक यूरोप का एक खास देश है। हम इमेज में भी देखेंगे कि यूनान यूरोप महादेश का एक देश है और उस पर कब्जा किसका था और इसके लिए वहाँ पर राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ और कौन कौन देशों ने यूनान का सहायता किया, जिससे कि यूनान जो है कि स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर करके आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है यूनान पर किस देश का कब्जा था। तो आंसर है तुर्की। याद रखना है यूनान पर किस देश का कब्जा था, तुर्की का। तुर्की के बारे में भी समझेंगे। तुर्की भी यूरोप का ही एक देश है और यूनान के बगल में ही पड़ता है, और तुर्की यूनान पर कब्जा करके रखा था। और फिर अगला देखते हैं। देखिए अगला क्या हुआ। यूनान में हितेरिया फिलाइक संस्था की ये स्थापना किस स्थान पर हुई। क्या कहा, यूनान में हितेरिया फिलाइक संस्था की स्थापना छूट गया है, स्थापना किस स्थान पर हुई। यानी कि यूनान में एक संस्था गठन हुआ, उसका स्थापना किया गया। तो वो यूनान में कहाँ पर हुआ। वो जो संस्था हुआ ये राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए हुआ था। तो नाम है ओडिशा नामक स्थान पर। यूनान का ही एक स्थान है जिसका नाम है ओडिशा, और वहीं पर जो है कि ये याद रखना है, यहाँ पर हितेरिया फिलाइक नामक उसी का स्थापना हुआ ओडिशा नामक स्थान पर। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि इंग्लैंड के किस महान कवि ने यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। अब देखिए क्या हुआ कि यूनान का आभार, यानी यूनान सभी देशों का हित में ही काम किया था। बहुत सारा आविष्कार जो यूनान से ही हुआ है। हम जो पढ़ते हैं बहुत सारा शब्द जो कहता है लैटिन शब्द कहाँ से आया, तो यूनान से ही आया है। यूनान विश्व को एक दिशा दिया, यूनान से ही आविष्कार हुआ। भले ही उसको तुर्की गुलाम बना लिया बाद में, वो अलग बात है, लेकिन यूनान एक खास देश है यूरोप का के लिए, साथ साथ विश्व के लिए। तो इसलिए तो यही कहता है कि यूनान से जो है कि सभी देश जो है कि से सहानुभूति रखता था। तो देखिए इंग्लैंड का कवि वह जो है कि देखिए यहाँ क्या है आंसर क्वेश्चन में, इंग्लैंड के किस महान कवि ने यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। तो आंसर देख लेते हैं फिर बात करेंगे। तो आंसर देखिए, आंसर है लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन इंग्लैंड के कवि थे और वह यूनान के स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाया, आंदोलन किया, जिसके कारण जो है कि वहाँ पर वो शहीद हो गए। यानी तुर्की के विरोध में वो बोले और तुर्की के द्वारा और भी कई कारणों को मिला करके उसको जो है कि उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि वो शहीद हो गए। तो याद रखना है इंग्लैंड के कवि थे लॉर्ड बायरन। तो पहले इमेज देख लेते हैं कि यूनान का इमेज। तो यहाँ पर देखिए चित्र में है, ये देख रहे हैं, यहाँ जो है ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये है ग्रीस, और ग्रीस जो है कि वही यूनान का ही नया नाम है। यानी यूनान हो गया पुराना नाम और ग्रीस हो गया नया नाम। तो यूनान की राजधानी एथेंस, वही हुआ ग्रीस की राजधानी एथेंस। तो ये हो गया हमारा यूरोप महादेश का एक देश, ये हो गया यूनान। और ये भूमध्य सागर यहाँ देख रहे हैं, ये जो है भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के बगल में ही ये ग्रीस देश है। और तुर्की देखिए यहाँ पर, देखिए तुर्की छोटा सा यहाँ जो सटा हुआ है, और तुर्की इधर भी क्षेत्र पड़ता है, और यही तुर्की का कब्जा था यूनान पर। तो इस तरह से आगे हम क्वेश्चन देखते हैं और
आगे हम जो है कि और भी क्वेश्चन देखेंगे, फिर सारांश के रूप में भी समझेंगे। देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन है यूनान में किसके नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ? तो यहाँ है अलेक्जेंडर चिपसलांटी के नेतृत्व में, ये याद रखना है। और ये जो है कि 1821 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थता करने के लिए रूस और ब्रिटेन के बीच समझौता कब हुआ? अब देखिए यहाँ पर बात आ गया रूस और ब्रिटेन का, और मध्यस्थता मतलब हुआ कि तुर्की यूनान में जो विवाद चल रहा था, जो विद्रोह चल रहा था यूनान और तुर्की के मध्य, तो उसमें मध्यस्थता कौन करने आया? तो रूस और ब्रिटेन करने आया मध्यस्थता। क्यों आया? तो देखिए, यूनान पर सबका सहानुभूति था। यूरोप के जितने भी देश थे, लगभग देश यूनान पर सहानुभूति रखते थे। क्यों? क्योंकि यूनान से ही सभी देशों ने कुछ न कुछ सीखा है। यूनान का ही देन है औद्योगिक क्रांति का, और भी अनेक डेवलप का जो है कि यूनान का ही देन था। इसीलिए रूस, ब्रिटेन और भी देश सभी चाहता था कि यूनान पर जो तुर्की ने कब्जा कर रखा है, ये जो है गैर कानूनी है। इसीलिए रूस और ब्रिटेन के बीच मध्यस्थता हुआ। तो ये कब हुआ? तो देखिए आंसर, ये हुआ अप्रैल 1826 ईस्वी में। अप्रैल 1826 ईस्वी में दोनों ने मध्यस्थता करने के लिए क्या किया? जो है कि एक बैठ करके जो है कि समझौता किया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड तथा रूस के बीच लंदन में सम्मेलन कब हुआ? तो एक सम्मेलन हुआ इंग्लैंड और रूस के बीच। तो इंग्लैंड की राजधानी जो लंदन है, ब्रिटेन की राजधानी, वहीं पर ये जो है कि एक सम्मेलन हुआ 1823 ईस्वी में। याद रखना आंसर, इंग्लैंड और रूस के बीच एक सम्मेलन हुआ, और वह हुआ 1827 ईस्वी में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसको समझेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए है, इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस की संयुक्त सेना तुर्की के विरोध में कहाँ एकत्र हुई? इंग्लैंड और रूस और फ्रांस भी जो है कि यूनान का जो है कि स्वतंत्रता चाहता था और तुर्की को हटाना चाहता था। इसीलिए जब ये तीनों सम्मेलन किया और 1827 ईस्वी में, तो इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस की संयुक्त सेना, यानी कि इंग्लैंड की सेना, फ्रांस की सेना और रूस की सेना, सभी आपस में मिल करके एक साथ जो है कि तुर्की पर जो है कि आक्रमण किया। तो कहाँ एकत्र हुआ? तो याद रखना है, नवारिनो की खाड़ी में। नवारिनो की खाड़ी में वह जो है कि सभी इंग्लैंड की सेना, फ्रांस की सेना तथा रूस की सेना सभी जो है कि आप जा करके जमा हुआ। उसके बाद देखिए क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, यूनान तुर्की युद्ध में कौन पराजित हुआ? और घमासान युद्ध हुआ तुर्की के विरोध में। यूनान तो था ही, उसी का युद्ध था। साथ इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये सभी देशों के सेना एक साथ तुर्की पर आक्रमण किया। तो इतना बड़े बड़े शक्तिशाली देश सब, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस जैसा देश जो आक्रमण करेगा तुर्की का, तो यूनान तुर्की युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो सोच समझ से ही सकते हैं कि कौन पराजित हुआ होगा। तो यहाँ पर आंसर देखिए, तुर्की। यानी इतना देश, शक्तिशाली सब देश मिल करके एक साथ आक्रमण किया। तो भले जो है कि तुर्की का तो क्या हुआ होगा, आप समझ सकते हैं। तो यह तुर्की की हार हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अरे इमेज में देखेंगे थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए, तुर्की के समर्थन में कौन देश आया? आखिर कौन देश आया था? तो एक तो है मिस्र। मिस्र देश ही एक ऐसा देश था जो कि तुर्की के समर्थन में आया। बाकी यूरोप के कोई भी देश तुर्की के समर्थन में नहीं था, क्योंकि यूनान जैसा देश जो कि सभी देशों को एक आगे बढ़ाया, उसी पर कब्जा किया हुआ था। सभी देशों का सहानुभूति था यूनान पर। तो एक ही देश सिर्फ मिस्र तुर्की के समर्थन में गया। तो एक तुर्की, मिस्र से क्या होगा? बड़ा बड़ा शक्तिशाली देश इंग्लैंड, रूस और फ्रांस जैसा शक्तिशाली देश जब यूनान के साथ था, तो कौन क्या बिगाड़ सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो पहले इमेज देख लेते हैं। इमेज में देखिए, ये है इटली, ये हो गया फ्रांस, और फिर आपका यहाँ पर देखिए ये है ग्रीस यानी यूनान,
और ये है तुर्की। देखिए ये तुर्की इधर क्षेत्र है, थोड़ा सा यहाँ भी सटा हुआ है इस तरह से। यहाँ देखिए ये तुर्की, ये यूनान, उसका बगल में और सभी देश है, ये इटली है, यहाँ स्पेन है, ये फ्रांस है, ऐसे करके यूरोप में बहुत सारा देश है, यूरोप महादेश में। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एड्रियानोपोल की संधि किसके किसके बीच हुई? तो इसका देखते हैं क्या हुआ। एड्रियानोपोल की संधि किसके किसके बीच हुई? तो यूनान और तुर्की के बीच 1829 ईस्वी में। यूनान और तुर्की के बीच जो है कि जब तुर्की की हार हुई तब दोनों के बीच एक संधि हुई थी, याद रखना है, एड्रियानोपोल की संधि यूनान और तुर्की के बीच 1829 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम सारांश भी समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया? यानी कि ये उसमें कुछ बात था, तो इसलिए जो है कि पहले तो स्वतंत्र राष्ट्र घोषित नहीं करना चाहता था, लेकिन इंग्लैंड और फ्रांस ये चाहता था कि वह जो है कि यूनान स्वतंत्र हो जाए। रूस ऐसा नहीं चाहता था, रूस चाहता था कि यूनान मेरे अधीन हो जाए, और इधर इंग्लैंड और फ्रांस कहा नहीं, यूनान जो है कि पूर्ण स्वतंत्र हो जाए। तो ये वो स्वतंत्र हुआ कब? 1832 ईस्वी में, याद रखना है। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1832 ईस्वी में। तो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद है यूनान का स्वतंत्र राजा कौन बना? तो स्वतंत्र जब शासक बना, यानी कि जब वह यूनान स्वतंत्र हो गया तो उसका शासक बना बवेरिया के शासक ओटो, याद रखना है, बवेरिया के शासक ओटो स्वतंत्र वहाँ का राजा बना। तो इस तरह से जो है कि स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1832 में। एड्रियानोपोल की संधि हुई यूनान और तुर्की के बीच 1829 ईस्वी में, ऐसे करके याद रखना है। अब हम ये समझते हैं इसका सारांश, थोड़ा सा सारांश समझते हैं, यहीं तक हो गया इसका। अब हम सारांश समझेंगे, तो सारांश को समझते हैं और तब जा करके लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन भी इस तरह से बनते जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी होते जाएगा, आप 100% नंबर उठा सकते हैं। यानी कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, आर्ट्स पेपर में, साइंस पेपर में, मैथ में, संस्कृत में, हिंदी में आप जो है कि अधिक से अधिक मैक्सिमम 100% नंबर उठा सकते हैं। लेकिन एक एक करके सीरीज आपको पढ़ना होगा और मेहनत करना होगा। घर में अधिक से अधिक पढ़ने पर टाइम दीजिए, नोट्स पढ़िए, बुक पढ़िए, फिर ये वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, ऐसे करके होते जाएगा। तो चलिए सारांश समझते हैं। तो चलिए अब सारांश समझते हैं कि एक करके शुरू से लेके अंत तक कि हम सारांश समझ जाएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा और ऑब्जेक्टिव तो छूटेगा ही नहीं। तो इस चलिए तो शुरू करते हैं। तो याद रखना है कि यूनान यूरोप महादेश का एक देश है जो कि भूमध्य सागर के किनारे है, बगल में, याद रखना है। इमेज में भी आप देख सकते हैं भूमध्य सागर के यह किनारे है। उसी का बगल में तुर्की एक देश है यूरोप महादेश में, और तुर्की का कब्जा यूनान पर था, यानी कि तुर्की ने यूनान पर कब्जा करके शासन कर रहा था। लेकिन जब यूरोप में राष्ट्रवाद शुरू हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई और जिसके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद पनपा, इटली का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, उसी बीच में जो है कि ऐसे करके यूनान में भी लोगों में राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न होने लगा। जब राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न होने लगा तो यूनान के जो देशवासी थे वो तुर्की का विरोध करना शुरू कर दिए, तुर्की का विरोध करना शुरू किए, और वहाँ पर भी संगठन और संस्था सब यूनान में बनना शुरू हुआ। तो एक संस्था बना हितेरिया फिलाइक, याद रखना है, हम ऑब्जेक्टिव में बताए हैं। हितेरिया फिलाइक नामक एक संस्था का स्थापना हुआ, और वह यूनान में कहाँ किया गया? तो ओडिशा नामक स्थान पर किया गया। ठीक है, याद रखना है, ऑब्जेक्टिव हम दिए हैं, और पढ़िए, ओडिशा नामक स्थान पर हुआ, और फिर वहाँ से संगठन ऐसे शुरू हुआ। तो ये जो है कि अब आंदोलन जब शुरू हुआ, तो यह आंदोलन शुरू हुआ तो अब देखिए कि क्या क्या है कि यूनान एक ऐसा देश था जिससे कि यूरोप के सभी देश सहानुभूति रखते थे। तो क्या हुआ कि इंग्लैंड और रूस सब भी मध्यस्थता, तुर्की और यूनान में मध्यस्थता करने के लिए सोचा,
और दोनों ने सम्मेलन किया। दोनों मध्यस्थता करने के लिए एक सम्मेलन किया। और वह सम्मेलन कहाँ किया? तो किया लंदन में, याद रखना है, लंदन में किया। और वहाँ जब समझौता हुआ तो फिर क्या हुआ कि फ्रांस, इंग्लैंड और रूस तीनों ने मिलकर एक साथ आक्रमण करने का योजना बनाया। और ये सम्मेलन हुआ था 1827 में। हम इधर ऑब्जेक्टिव में जो बताए हैं उसको भी समझ सकते हैं। इसको हम नीचे करते हैं। देखिए ये जो दिए थे इसको थोड़ा और ऊपर हो, ज़्यादा अधिक हो गया तो यहाँ पर देखिए 1826 में एक मध्यस्थता किया और 1827 में एक सम्मेलन हुआ। तो और भी बात था, तो उसमें हम लोग पढ़े कि इंग्लैंड का एक कवि थे, और इंग्लैंड के जो कवि थे वो लॉर्ड बायरन, वह जो है कि यूनान की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गए। याद रखना है, यूनान की स्वतंत्रता के लिए। उसका नाम था लॉर्ड बायरन। उसका नाम क्या था? लॉर्ड बायरन। और फिर जा कर के वहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ। तो आंदोलन का नेतृत्व कौन किया? तो इसका हम पढ़े थे अलेक्जेंडर चिपसिलांटी ने 1821 ईस्वी में। जब विद्रोह हो रहा था तब जा कर के इंग्लैंड और रूस ये सब सोचा कि चलो इस पर क्या करते हैं, मध्यस्थता करके स्वतंत्र कराते हैं। तो ये दोनों समझौता किया 1826 में। फिर एक सम्मेलन किया, कहाँ? तो इंग्लैंड और रूस ने मिलकर के लंदन में, उसमें फ्रांस भी शामिल था, ठीक। और समझौता किया कब? तो 1827 ईस्वी में। और इस तरह से जब सम्मेलन हुआ, समझौता हुआ, और एक साथ तीनों की सेना यानी रूस की सेना, इंग्लैंड की सेना और फ्रांस की सेना कहाँ पर एकत्र हुए? तो याद रखना है कि यूनान, तुर्की, यहाँ देखिए नवारीनो की खाड़ी में, याद रखना है, नवारीनो की खाड़ी में, ठीक। वो जो है कि जमा हुआ और भयानक युद्ध हुआ। और चूंकि तुर्की के पक्ष में कोई देश था नहीं, एकमात्र देश आया मिस्र, जिसके कारण तुर्की जो है बुरी तरह से पराजित हुआ। जब बुरी तरह से पराजित हुआ तो तब क्या हुआ कि संधि हुआ। संधि कौन हुआ? तो यहाँ देखिए एड्रियानोपोल की संधि। तो एड्रियानोपोल की संधि में दोनों के बीच क्या हुआ कि संधि हुआ और यूनान को तुर्की छोड़ दिया। ये संधि हुआ था 1829 ईस्वी में, याद रखना, 1829 ईस्वी में यूनान और तुर्की के बीच 1829 ईस्वी में, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद फिर तो देखिए क्वेश्चन है यूनान का स्वतंत्र राजा कौन बना? तो बवेरिया के शासक ओटो। तो जब ये यूनान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया 1832 ईस्वी में, इसको स्वतंत्र कर दिया, तब वहाँ का शासक बना बवेरिया का शासक ओटो नाम का। लेकिन रूस चाहता था कि यूनान पर हम कब्जा कर लें, और इसीलिए वह जो है कि नहीं चाहता था कि यूनान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। तो लेकिन इंग्लैंड और फ्रांस ये जो सोचा कि नहीं, यूनान पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। तो यही जाकर के 1832 ईस्वी में यूनान जो है कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। तो ऐसे करके जो है कि एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते चलिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ते चलिए, उसको समझते चलिए, और सबको मिला करके एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दीजिए। इस तरह से आप लॉन्ग क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी हल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ऐसे करके वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, समझिए, स्क्रीनशॉट ले रख लीजिए, कॉपी पर इसको लिख लीजिए। ऐसे करने से क्या होगा कि आप अधिक से अधिक नंबर उठा सकते हैं। और लॉकडाउन है, अधिक से अधिक इसमें मेहनत कीजिए, जिससे कि आप अच्छा रैंक ला सकते हैं। आप भी टॉप कर सकते हैं। टॉप तो कोई विद्यार्थी करता है। तो आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना जो है कि अधिक से अधिक नंबर आपको मिलेगा। तो ऐसे करके हम सीरीज चलते जाएगा, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, फिर साइंस का, मैथ का, सबका सीरीज होगा। तो आप एक एक करके देखते चलिए। और जो इस चैनल पर अभी नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। जैसे वीडियो अपलोड होगा तो आपका को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप उसको देख पाएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए। और सीरीज वाइज जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे जर्मनी में का एकीकरण,
इटली का एकीकरण, मेजनी के बारे में, बिस्मार्क के बारे में, काउंट काउर के बारे में, ये सारा वीडियो बन चुका है। आप एक एक करके देखते चलिए, उसको समझते चलिए। तो इस तरह से आप जो है कि कंप्लीट रूप से जो है कि जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और कौन कहता है कि हिस्ट्री भारी है? भारी कुछ नहीं होता है। आप पढ़िए, देखिएगा आप 100% नंबर उठा सकते हैं, इसके लिए मेरा दावा है। तो इस तरह से चलिए, आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।